बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आप लोग जानते हो कि एटम का न्यूक्लियर पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन शुरू में उनको कैथोड रेज से डिस्कवर किया गया और लेटर ऑन दे वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो कैसे कैथोड रेज डिस्कवर हुए? दे वर डिस्कवर्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब वेयर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट एंड वेरी लो प्रेशर 0.01 टॉर वाज अप्लाइड। और जो कलर ऑफ ग्लो था दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ग्लास। अगर एल्यूमिना यूज किया तो रेड कलर आएगा फ्लोरिसेंस का, और अगर आपने स्टोन यूज किया तो येलो कलर आएगा उस फ्लोरिसेंस का। और जे पैरन ने बताया कि ये कैथोड रेज जब मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारे जाते हैं तो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, अपनी लाइन में से, लाइन ऑफ प्रोपगेशन में से हट जाते हैं। एंड दैट वाज टोल्ड इन 1895। लेटर ऑन जे थॉमसन ने बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन करते हैं एंड दे आर बेंड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब दे कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दैट वाज डन इन 1897। और जब इन्हें किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कराया जाता है तो ये शेडो कास्ट करते हैं। दैट मीन दे हैव अ एनर्जी एंड मोमेंटम। और ये एक्सरे प्रोडक्शन भी करते हैं, ये उसके अंदर यूज होते हैं। और ये दूसरे एटम को आयोनाइज भी कर सकते हैं, उनके अंदर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकते हैं। और इनकी अच्छी खासी पेनिट्रेटिंग पावर होती है और रिड्यूसिंग इफेक्ट काज करते हैं, जो कि दूसरे एटम के अंदर ऐड होते हैं तो रिड्यूसिंग इफेक्ट काज करते हैं। और E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज इक्वल टू E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए स्टोनी नेम्ड कैथोड रेज एज इलेक्ट्रॉन, और इनकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन भी कैरी होता है। ये सारे के सारे MCQs हैं। देन इसके बारे में एक MCQ पूछ लेता हूं कि E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन, कैथोड रेज की E/m वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? क्या मास ऑफ गैस के ऊपर? नहीं। नेचर ऑफ गैस के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। नथिंग। किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती? बिल्कुल सही, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। या फिर कंपोजिशन ऑफ ग्लास के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन हमेशा एक जैसा होता है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मास। मतलब अगर किसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हर इलेक्ट्रॉन एक जैसा ही है। देन कैनाल रेज, कैनाल रेज को पॉजिटिव रेज और आज प्रोटॉन कहते हैं हम। एंड दे वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन एंड दे वर आल्सो डिस्कवर्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। और एज दे पास थ्रू होल्स ऑफ कैथोड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कैनाल रेज। होल्स को कैनाल बोल रहे हैं, तो होल्स में से गुजर जाते हैं, मतलब कैनाल्स में से गुजर जाते हैं, तो कॉल्ड एज कैनाल रेज। और परफोरेटेड कैथोड होती है, मतलब सुराखों वाली कैथोड होती है। एंड दे आल्सो शो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, दे बेंड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंट हो जाते हैं, दैट मीन दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। और फ्लोरिसेंस लाइट प्रोड्यूस करती हैं व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द जिंक सल्फाइड प्लेट। इसके ऊपर जब फॉल करेंगे तो फ्लोरिसेंस लाइट प्रोड्यूस करेंगे। और E/m वैल्यू इज ऑलवेज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। कैनाल रेज मतलब प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है, लिहाजा नीचे वाली वैल्यू जब बड़ी हो जाएगी, E/m में से जब m वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो E/m वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी स्मॉलर। और E/m वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज आर मैक्सिमम फॉर। अब E/m वैल्यू किसके लिए सबसे बड़ी होगी? प्रोटॉन के केस में, जिसका मास सबसे छोटा होगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो सबसे छोटा मास किसका है? हाइड्रोजन का है, सिर्फ 1 ग्राम, और हीलियम का
4 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम और नाइट्रोजन का 28 ग्राम। तो सबसे बड़ी ई ओवर एम वैल्यू हाइड्रोजन की। और अगर इन्हीं ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, तो ऑक्सीजन की होगी, क्योंकि इसका मैस। द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन, क्या इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करती हैं? बिल्कुल नहीं। द रेजिडुअल गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं? बिल्कुल, गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना फिर कैथोड पर और ना ही डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर ये डिपेंड करती हैं। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने 1932 में इन्हें डिस्कवर किया। और कैसे डिस्कवर किया? व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन ब्रिलियम टारगेट दे प्रोड्यूस कार्बन एंड न्यूट्रॉन। ये वाले पार्टिकल ना तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुए और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेंट हुए। इसका मतलब था कि इनके ऊपर कुछ चार्ज मौजूद नहीं है। फिर न्यूट्रॉन डिके हो जाते हैं और डिके होने के बाद इनसे प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और न्यूट्रिनो बनता है। ये भी ज़रूरी है। इसका मतलब हुआ कि इन तीनों को अगर ऐड करें तो न्यूट्रॉन बनता है। मतलब न्यूट्रॉन का मैस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो से ज़्यादा है और ये आयोनाइज नहीं कर सकते, किसी गैस के अंदर चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग इन नेचर। पैराफिन और सेलुलोज के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। और अगर इनकी स्पीड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इन्हें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। अगर इनकी स्पीड लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इन्हें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कहते हैं। एंड स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आर मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। और ये प्रोजेक्टाइल का काम भी करते हैं और एक केमिकल चेंज भी ला सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन के ऊपर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है बोरॉन में और हीलियम में। तो केमिकल चेंज लाई और इनकी वजह से न्यूक्लियर चेंज भी आती है। न्यूक्लियर चेंज, न्यूक्लियस ही बदल देते हैं। जैसे कॉपर के ऊपर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई तो कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर और 65 एटॉमिक मास इज क्वाइट स्टेबल। लेकिन जब एटॉमिक मास 66 हुआ इट बिकम्स हाईली अनस्टेबल और इसमें से फोटोन एनर्जी की बीम प्रोड्यूस होगी। ये जो कॉपर 66 एटॉमिक मास है ये स्टेबल नहीं है, लिहाजा ये क्या करेगा, ये अपने अंदर न्यूक्लियर चेंज लेकर आएगा, अपना एटॉमिक नंबर 30 कर लेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ये बड़ा टेक्निकल है कि ये कैसे हुआ। ये न्यूट्रॉन था ना, तो न्यूट्रॉन टूट गया प्रोटॉन में और जब प्रोटॉन में टूटा तो इसका एटॉमिक नंबर 29 से बढ़कर 30 हो गया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। तो हियर इज अ न्यूक्लियर चेंज। और अल्केमिस्ट, अल्कीमी जो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें पहले लोग मानते थे कि इन्फीरियर मेटल को सुपीरियर मेटल में, जैसे आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उनके लिए जो टारगेट था, उनके लिए जो एक क्लू था वो ये था। वो कहते हैं जब कॉपर जिंक में चेंज हो सकता है तो आयरन गोल्ड में क्यों नहीं। तो इसलिए नहीं हो सकता कि उसके दरमियान एटॉमिक नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस बड़ा कम है। और भी कई वजूहात हैं उसकी। फिर एक न्यूट्रॉन 1842 टाइम्स हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन। और अगर ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढें दैट इज 1.75 10 रेज़ की पावर 11 कूलम पर केजी। ये एमसीक्यू है। अगर केजी की बजाय ग्राम में पूछ ले तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ की पावर 8 और अगर मिलीग्राम में पूछ ले तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ की पावर 5। और ये एम कैट और ई कैट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यूनिट चेंज कर देता है वो। और चार्ज फाउंड ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स आयल ड्रॉपलेट मेथड वाज 1.59 10 रेज़ की पावर -9 कूलम। और प्रिसाइजली जब ये मेजर किया गया तो इट वाज जस्ट 1.602 10 रेज़ की पावर -19 कूलम, थोड़ा सा बस इससे फर्क था। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज 9.1 10 रेज़ की पावर -31 kg। ग्राम में अगर पूछ ले तो ग्राम में हो जाएगा -28 ग्राम और अगर मिलीग्राम में पूछ ले तो ये हो जाएगा 9.1 × 10 रेज़ की पावर -25 मिलीग्राम। जी, आप लोग पढ़ रहे हैं अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल। इसमें कहा गया कि जब अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉयल के ऊपर जिसकी थिकनेस 4 × 10 रेज़ की पावर -5 सेंटीमीटर है, जब बम्बार्डमेंट कराई जाएगी तो कुछ अल्फा पार्टिकल बेंट होंगे,
एट स्मॉलर एंगल, कुछ एट लार्जर एंगल, कुछ बाउंस बैक हो जाएंगे, लेकिन कुछ बिल्कुल सीधे भी गुजर जाएंगे। रिजल्ट ये निकला कि एटम के दरमियान में कोई एक हैवी पार्टिकल होता है जिसका बाद में नाम न्यूक्लियस रखा गया, और वो हैवी पार्टिकल उन अल्फा पार्टिकल को अंदर से गुजरने नहीं दे रहा था। फिर इसके बारे में एक प्लैनेटरी मॉडल सोलर सिस्टम से इसको तशबीह दी गई। कहा गया कि न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ सन, और उसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन दे आर लाइक अ अर्थ। जैसे सोलर सिस्टम के अंदर सियारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, वैसे कहा गया कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के अगेंस्ट है, इससे तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका मतलब कि ये मॉडल, रदरफोर्ड का ये मॉडल फेल हो गया। लेटर ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कहा गया कि पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, जब एटम के अंदर एनर्जी रेडिएट होती है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, पैकेट ऑफ एनर्जी, या उसे क्वांटा बोलते हैं हम लोग, और वो एनर्जी बराबर होती है एच न्यू फ्रीक्वेंसी के, और ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज भी होती है, पर सेकंड भी होती है, और साइकिल पर सेकंड भी होती है। एंड वी नो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। लैम्डा इज अ वेवलेंथ, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, एंड वाइस वर्सा। जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और लैम्डा इज अ वेवलेंथ, और वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर या पिकोमीटर। अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज कर लेते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार। न्यू बार इज अ वेव नंबर, और वेव नंबर को जब यहाँ पुट करेंगे तो इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, और न्यू बार की यूनिट होती है पर मीटर या पर सेंटीमीटर या पर एंगस्ट्रॉम या पर नैनोमीटर एंड सो ऑन। और ये जो E इज इक्वल टू एच न्यू कहा, ये आइंस्टाइन की मशहूर ज़माना इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के बराबर भी होता है। इसने बहुत सारे नए इंकशाफात किए, नई जहतें, नए तजर्बात को इसने इजाज़त दी पनपने की, और साइंस के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया इन थीरीज ने। उस मॉडल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स ऑर्बिट होता है, उसका फिक्स मोमेंटम होता है, और इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आ सकते हैं बाय रेडिएटिंग एनर्जी, या लोअर से हायर में जा सकते हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। उस वक्त इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है तो एक वो फोर्स होती है जिसको करीब खींचती है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो बराबर होती है जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, और दूसरी फोर्स जो उसको अवे धकेल रही होती है दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है, ना उसके करीब आता है ना उसके दूर जाता है, तो यकीनन अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस यकीनन उस वक्त बराबर होती हैं। दैट मीन एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और जब रेडियस ढूंढते हैं तो रेडियस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम जी ई स्क्वायर। एंड रिमेंबर, जितना शेल बड़ा होगा उतना रेडियस बड़ा होगा, जितना शेल छोटा होगा उतना रेडियस छोटा होगा। और जब ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट की तो आंसर इज 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर। बड़ा टेक्निकल। जब शेल नंबर 1 होगा तो ये वैल्यू आएगी, जब शेल नंबर 2 होगा तो वो 2 टाइम रेडियस नहीं बढ़ेगा बल्कि 4 टाइम बढ़ेगा, और जब शेल नंबर 3 होगा तो 3 टाइम नहीं बढ़ेगा बल्कि 3 का स्क्वायर 9 टाइम बढ़ेगा, और जब शेल नंबर 4 होगा तो रेडियस 16 टाइम बढ़ेगा, और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस जी स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू 1 ओवर n स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 ओवर
n स्क्वायर एनर्जी शेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रही है लेकिन साइन नेगेटिव है। इसका मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसको जब पुट करेंगे वैल्यू को तो आपके पास आंसर आ जाएगा किलो जॉल पर मोल के अंदर आंसर आ जाएगा -13.3 इंटू 1/n स्क्वायर किलो जॉल पर मोल। और स्पेक्ट्रम इज अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ कलर्स। जो कलर्स हमें दिखाई देते हैं उसे स्पेक्ट्रम बोलते हो। और स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, कंटिन्यूअस और एटॉमिक एंड लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कलर्स के दरमियान कोई मार्जिनल लाइंस नहीं होती, सारे कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं, कोई बाउंड्री वाल नहीं होती उनके दरमियान में, कोई शार्प डिस्टिंक्शन लाइन नहीं होती। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है रेनबो। और इसका मतलब होता है कि मटेरियल इज अवेलेबल इन द बल्क। और कंटिन्यूअस के अलावा एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम, इसके अंदर हर कलर दूसरे कलर से एक मार्जिनल लाइन से डिस्टिंक्ट हो रहा होता है, सेपरेट हो रहा होता है, मतलब एक कलर फिर दूसरा फिर तीसरा। और ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एलिमेंट की। जैसे सोडियम अगर होगा तो उसके लिए येलो कलर आएगा, येलो लाइट आएगी, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम आगे मजीद एटॉमिक एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और एटॉमिक एमिशन भी हो सकता है। अगर एटॉमिक एमिशन होगा तो बैकग्राउंड ब्लैक होगा, लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर वाइट लाइन आएंगी। और अगर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन होगा तो बैकग्राउंड वाइट होगा, लेकिन उसमें लाइन डार्क या ब्लैक शो होंगी। और अगर कभी इलेक्ट्रॉन हायर शेल में चला जाए, n1 को बोलते हो लोअर शेल, कोई भी लोअर शेल, और n2 को बोलते हो एनी हायर एनर्जी शेल। जब किसी भी बड़े शेल से, किसी भी शेल से आइदर 2, 3, 4, 5, 6, 7 से इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 में आए तो आप उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज एंड दैट फॉल्स इन यूवी रीजन। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी बड़े शेल से शेल नंबर 2 में आए उसे बोलते हो बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। लिहाजा जो हमें नजर आती हैं वो सारी की सारी बाल्मर सीरीज होती हैं, इसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और पास्टन सीरीज जब किसी भी बड़े शेल से इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 3 में आए, दैट फॉल्स इन IR रीजन। और ब्रैकेट सीरीज जब इलेक्ट्रॉन किसी भी बड़े शेल से शेल नंबर 4 में आए, दैट आल्सो लाइज इन द IR रीजन। और पी पॉइंट सीरीज जब इलेक्ट्रॉन किसी बड़े शेल से, इससे बड़ा कौन सा हो सकते हैं, 6, 7, उसके बाद इन्फिनिटी होती है, से जब शेल नंबर 5 में आएंगे तो दैट इज आल्सो गोइंग टू फॉल इन द IR रीजन। और एक्स रेज कैसे डिस्कवर हुई? एक्सरेज के बारे में डिस्कवरी तब हुई जब कलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई विद मेटल टारगेट। जब मेटल टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉल की गई तो वहां से कुछ रेज निकली। उन रेज के बारे में तब में पता नहीं था, तो हमने उन्हें कह दिया एक्स रेज। अगर उन रेज की शॉर्टर वेवलेंथ हो तो आप उसे के सीरीज बोलेंगे, और अगर उनकी लॉन्गर वेवलेंथ हो तो आप उसे एल सीरीज बोलेंगे। और जब इन रेज को पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम की विंडो से गुजारने के बाद एक क्रिस्टल पोटाशियम फेरोसाइनाइड के ऊपर फॉल कराया गया तो पता चला कि ये मूजले लॉ को फॉलो करती हैं। और मूजले लॉ में कहा गया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड ए एंड बी आर द कांस्टेंट्स। सादा लफ्जों में, जब एटॉमिक नंबर बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, और जब एटॉमिक नंबर बड़ा होगा वेवलेंथ कम होगी। एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिन एलिमेंट की वेवलेंथ कम आएगी उनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। और इन्होंने 38 एलिमेंट्स को एनालाइज किया। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के चेंज पोजीशन और मोमेंटम की इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π, जिसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को बेयक वक्त
मालूम नहीं कर सकते। पोजीशन क्या है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो आप इसका मोमेंटम तो ढूंढ लोगे, इसका मोमेंटम तो ढूंढ लोगे, लेकिन आप इसकी पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते। हर वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन फाइंड करते हो, ये रुक जाएगा, जब रुक जाएगा इसकी पोजीशन तो फाइंड हो जाएगी, लेकिन इसका मोमेंटम इज mv, वेलोसिटी तो नहीं है, तो मोमेंटम मालूम नहीं हो सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम बेयक वक्त मालूम नहीं हो सकते। फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कहा गया कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, mv इज अ मोमेंटम इन सिंपल वर्ड, वो तमाम पार्टिकल जिनका मैस कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी, लेकिन अगर किसी पार्टिकल का मैस ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल ये, इसका मैस ज्यादा है, जब मैं ये नीचे गिराऊंगा इसके अंदर कोई वेवलेंथ नहीं है, लेकिन अगर मैं छोटा सा पेज लेकर इसको नीचे गिराऊं तो वह ऐसे लहराता हुआ नीचे गिरेगा। इसका मतलब जब मैस कम होता है वेवलेंथ ज्यादा होती है, मैस ज्यादा होता है वेवलेंथ कम होती है। दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। जी, क्वांटम नंबर ये वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, दोज आर यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल, और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशन है। जैसे अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करो तो इसे आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो, and it tells us about number of shell and size of atom. Greater is value of n, greater is the distance of shell from the nucleus. और कभी अगर n की वैल्यू 1 हो, शेल 1 हो तो k शेल होता है, वो शेल 2 हो तो l शेल होता है, शेल 3 हो तो m, सो ऑन। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन ढूंढने हो किसी शेल में तो उसका फार्मूला है 2n²। ये सारे एंट्री टेस्ट के अहम MCQs हैं। जैसे अगर शेल 1 हो तो इस फार्मूले को चेंज कर दोगे, k शेल के लिए 2 × 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर शेल नंबर 2 हो तो 2 × 2 का स्क्वायर L शेल के लिए, तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे शेल में, 2s के अंदर और 6p ऑर्बिटल के अंदर। और अगर शेल नंबर 3 हो तो 2 × 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s सब शेल के अंदर, 6p के अंदर और 10d के अंदर। और अगर शेल नंबर 4 हो, मतलब n शेल हो, तो 2 × 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s के अंदर, 6p के अंदर, 10d के अंदर और 14f के अंदर, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल l के साथ, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n-1 होती है। मतलब जब n की वैल्यू 1 होगी तो आप 1 को जब 1 से माइनस करोगे तो ये 0 होगी, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में वैल्यू 0 हो सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट MCQ। फिर ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सब शेल, कि शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, और शेप ऑफ ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल की जो शेप होती है ना वो वही होती है जो उसके सब शेल की शेप होती है, जो सब शेल की शेप होगी वही ऑर्बिटल की शेप होगी। तो अगर कभी L की वैल्यू आप ढूंढना चाह रहे हो तो शेल नंबर 1 जो होगा तो 1 - 1 = 0। अगर 0 वैल्यू है इसका मतलब ये पहला शेल है, और पहले शेल के अंदर s सब शेल होगा सिर्फ एक। और अगर सेकंड शेल हो तो सेकंड शेल में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी L = 1, p सब शेल होगा ये। और अगर कभी शेल नंबर 3 हो तो L की वैल्यू होगी d, तो d सब शेल होगा ये। और अगर कभी शेल नंबर 4 हो तो 4 - 1 is L which is 3, तो F सब शेल होगा ये। और इलेक्ट्रॉन इन सब शेल ये कैसे ढूंढते हैं, 2 × 2l + 1। देखिए यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो 0 × 2, 0 + 1 × 2। S शब्द सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि S इज फ्रॉम द शार्प। और अगर P सब शेल हो तो P के अंदर L की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 is 2 + 1 3
इंटू टू, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं p के अंदर, दैट इज द प्रिंसिपल सब शेल। और अगर d की बात करें तो l की वैल्यू 2 है, 2 इंटू टू इज 4 प्लस 1 5 इंटू टू 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं d सब शेल के अंदर जो कि डिफ्यूज्ड होता है। और अगर कभी f सब शेल को ढूंढना हो तो l की वैल्यू 3 होगी, 3 इंटू टू 6 प्लस 1 7 इंटू टू 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं अब f सब शेल के अंदर, दैट इज अ फंडामेंटल। और अगर कभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो दैट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m होता है और इसकी वैल्यू प्लस माइनस l होती है। और ये हमें बताता है ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। और याद रखिए किसी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो अगर l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू प्लस माइनस 0 नहीं होती, 0 ही होती है। इसका मतलब ओरिएंटेशन सिर्फ एक होगी, एक ओरिएंटेशन होगी। और अगर कभी l की वैल्यू 1 हो तो आप 0 लिखिए और प्लस माइनस 1 लिखिए, तो ओरिएंटेशन 3 होंगी, एक 0 एक प्लस 1 एक माइनस 1। और अगर कभी l की वैल्यू 2 हो तो इसके लिए m की वैल्यू आएगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो टोटल ओरिएंटेशन इन d ऑर्बिटल 5 होती हैं। और अगर कभी f सब शेल की बात हो रही हो तो इसके अंदर l की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो 7 ओरिएंटेशंस होती हैं इस f सब शेल के ऑर्बिटल्स की। और फॉर्मूला टू फाइंड ओरिएंटेशन, अगर आपको ओरिएंटेशन ढूंढनी हो तो 2l प्लस 1, जैसे l की वैल्यू 0 है ना तो 0 प्लस 1 सिर्फ एक ओरिएंटेशन है। और जब l की वैल्यू 1 हो तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 ओरिएंटेशन होगी p सब शेल की। और अगर l की वैल्यू 2 हो तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 ओरिएंटेशन एंड सो ऑन। और ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज बिगर इन साइज, 2s 3s 4s 1s। 1s का साइज छोटा होगा, 2s का साइज उससे बड़ा होगा, 3s का साइज उससे बड़ा होगा और 4s का साइज उससे बड़ा होगा। गो के शेप सबकी सेम है लेकिन साइज सबका सेम नहीं होता। और फोर्थ वन इज अ स्पिन क्वांटम नंबर, इट टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। अगर कभी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस हाफ आए तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, और कभी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव आए तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है। इस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से सब शेल में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सी ओरिएंटेशन के साथ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और अल्टीमेटली कौन सी स्पिन के साथ है, स्पिन क्वांटम नंबर। और अफबाउ प्रिंसिपल मुख्तसर सा इनका जायजा ले रहे हैं हम। ये बिल्डिंग अप प्रिंसिपल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले शेल 1 के अंदर आएंगे, शेल 2 शेल 3 शेल 4, ऐसा नहीं, बल्कि वो उस ऑर्बिटल में आएंगे जिसकी एनर्जी लोअर होगी और उसके बाद उसमें आएंगे जिसकी एनर्जी हायर होगी। और हुंड्स रूल ये हमें बताता है कि जैसे कार्बन को देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0, और ये एक एक्साइटेड स्टेट कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इन तीनों को डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हो। डीजेनरेट होता है दोज हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप। इन तीनों की शेप डंबल है, एस की शेप स्फेरिकल और डी की शेप डबल डंबल और एफ की शेप कॉम्प्लिकेटेड। तीनों की शेप सेम, तीनों की एनर्जी बराबर। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होता है तो उसके पास कई ऑप्शन है कि वो यहां चला जाए, यहां चला जाए, या फिर इवेंचुअली इसके अंदर आए। और हुंड्स रूल कहता है कि ऐसा होगा। हुंड्स रूल कहता है कि रादर देन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन लव टू बी इन द सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन रादर देन विद डिफरेंट स्पिन। और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोई से 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी उनके चारों क्वांटास
कभी सेम नहीं हो सकते। अगर आप किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की बात करो, जैसे मैं अगर 1s2 की बात करूं, इन दो इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है, शेल नंबर 1, इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं है। किसी भी ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटास कभी सेम नहीं हो सकते।